हाय गाइस, दिस इज श्वेता, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लास। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसे कि हम डे फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो अब से पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की स्टडी कर ली है और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की स्टडी कर ली है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में या एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब तक हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स के बारे में स्टडी करी है, हमने उसके एक्सटर्नल पार्ट्स मतलब रूट की, स्टेम की, लीव्स की, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है और उसी तरीके से उसके इंटरनल पार्ट यानी कि उसके अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कौन सा टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज के चैप्टर में या आज के लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, चाहे वो एनिमल्स ह्यूमन बींग हो चाहे नॉर्मल एनिमल हो। चैप्टर है हमारा 11th क्लास का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। डैट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है या उनके अंदर उन पार्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब जो इन सब की जो स्टडी है वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो प्रिमिटिव स्टेज वाले होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ पर प्रिमिटिव स्टेज में क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। उनकी जो बॉडी होती है वो केवल एक ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिस वजह से उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात ये कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एज वेल एज एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो उनके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं, लाइक दैट रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है या डाइजेशन का प्रोसेस है, ये सब उसी एक सेल के स्ट्रक्चर में हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार का फंक्शन होने के लिए, किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के लिए अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। अब हम बात करते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ हम किसी भी प्लांट या किसी भी प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो देखिए गाइस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने बताया था कि बिलियंस ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और मैं आप लोगों को पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ, कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और यही टिश्यू जाके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और पार्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल सेम एनिमल्स के अंदर भी वही प्रोसेस चलते हैं, वही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे हमने प्लांट्स में स्टडी करी है। लेकिन क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हाई लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी हाई लेवल का डेवलपमेंट पाया जाता है। अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किसका फॉर्मेशन करती हैं, सबसे पहले टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं और ये टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसका फॉर्मेशन करेंगी, टिश्यू सिस्टम का, टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और यही टिश्यू सिस्टम आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, इनसाइड दी एनिमल बॉडी, ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स कौन से होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, लंग्स, किडनी, स्टमक और आपके क्या बोलते हैं लीवर, ये सब क्या है, आपके ऑर्गन्स हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर। तो इन सब का फॉर्मेशन किससे होता है, टिश्यू सिस्टम के द्वारा होता है। और यही ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं फिर ऑर्गन सिस्टम, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
देखिए, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सेल्स चाहिए होती है, कोशिका चाहिए होती है। फिर ये जो सेल्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। लेकिन कंडीशन क्या होती है टिश्यू के फॉर्मेशन में, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी वो किस में सेम होनी चाहिए, फंक्शन में भी सेम होनी चाहिए और ऑरिजिन में भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो जाता है तो फिर क्या होता है, क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम से क्या बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और यही ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम पूरे की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को या पूरे की पूरी एनिमल की बॉडी को क्या करता है, डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट को क्या है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी एनिमल की बॉडी के लिए क्या होती है, सेल होती है। चाहे वो प्लांट की बॉडी की हम बात करें, चाहे हम एनिमल की बॉडी की हम बात करें। अब जैसे कि जब हमने प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बेसिकली एनिमल्स की बॉडी में जो एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताने की दोबारा कोशिश करती हूँ। देखिए, जहाँ पर भी एपिथेलियल या एपिथेलियम वर्ड यूज़ हो जाए तो समझ जाइए कि हम उस मतलब जिसके बारे में हम बात करें, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, हम उसकी आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात कर रहे हैं या हम उसकी बॉडी के आउटर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्टिव से रिलेटेड है यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यू जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। मस्कुलर यानी कि जो पेशियाँ मसल्स होती हैं, जो मसल्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और न्यूरल मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्कशन हम न्यूरल टिश्यू सिस्टम में करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम पे। जो एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। फिर अगेन जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो क्लासीफाई हो जाते हैं 3 टाइप के टिश्यूज़ में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू की, जो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एपिथेलियल। एपिथेलियल मीन्स डैट कि ये किसी भी एनिमल की बॉडी का क्या आउटर मोस्ट एरिया होगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे हमारी जो स्किन की सबसे भारी लेयर जो होती है इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी एनिमल बॉडी की जो सबसे अपर लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। और एपिथेलियम का फॉर्मेशन किससे होता है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं या जो एपिथेलियम लेयर होती है वो क्या होती है, उनके पास फ्री सरफेस होती है, एकदम फ्री सरफेस। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है और बॉडी के ऊपर क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई लेयर है। दिस इज़ नोन एज एपिथेलियम, दिस इज़ नोन एज एपिथेलियम। अब जो एपिथेलियम होती है, क्योंकि वो सबसे भारी परत होती है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर, तो ये फ्री स्पेस होती है, इसके पास फ्री स्पेस होता है। तो ये किस किस के कांटेक्ट में रहती है, ये रहती है एक तो आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और फिर और रहती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। जो हमारी बॉडी के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, चाहे वो क्या कहता है, कोई भी प्लाज्मा हो या वो ब्लड हो, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर भरा रहेगा वो होगा, एक होती है ये उससे कनेक्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पास फ्री स्पेस होता है, और जो फ्री स्पेस होता है वो किस किस के बीच होता है या किस किस को फेस करता है। एक तो करता है आउटर एटमॉस्फेयर को, और एक कनेक्ट करता है किससे, बॉडी फ्लूइड से। अब क्योंकि ये किसी भी एनिमल की बॉडी की सबसे भारी लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ये क्या करती है, एक तो बॉडी की कवरिंग करने का प्रोसेस करती है, बॉडी की कवरिंग होती है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी क्रीम है, क्रीम के ऊपर का जो रैपर होता है वो उसकी क्या होगी, क्रीम का मान लो हमारे पास डिब्बा है, इस तरीके से हमारे पास किसी भी क्रीम का एक डिब्बा होता है, इस तरीके से कोई डिब्बा है, और क्रीम के डिब्बे के ऊपर क्या है, चारों तरफ एक रैपर लगा होता है, एक रैपर लगा हुआ है। तो ये जो रैपर है, जो क्रीम का जो डिब्बा है, ये है हमारी कोई एनिमल बॉडी, और ये जो रैपर लगा हुआ है इसके अंदर ये क्या है, इसकी
एपिथीलियम, ये क्या है इसकी एपिथीलियम। अब क्योंकि ये क्रीम के डिब्बे के चारों ओर प्रेजेंट है, चारों ओर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, क्रीम के डिब्बे की बॉडी को क्या कर रही है, कवर कर रही है, कवर कर रही है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कर रही है, लाइनिंग कर रही है, उसकी बॉडी को लाइनिंग करने का जो है काम कर रही है। इसी तरीके से जो एपिथीलियम होती है वो एनिमल की बॉडी की सबसे बाहरी परत होती है या बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर होती है, तो जिस वजह से एक तो ये एनिमल की बॉडी को कवर करने का कार्य करती है, दूसरा ही एनिमल की बॉडी में लाइनिंग करने का प्रोसेस करती है। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो सेल्स होती हैं एपिथीलियम की, जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, मतलब इस तरीके से अरेंज होती हैं। एपिथीलियम की जो सेल्स होती हैं इस तरीके से अरेंज होती हैं, इस तरीके से अरेंज होती हैं कि इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस जो बच जाता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। अब कुछ पार्ट्स की सेल्स में जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है और कुछ पार्ट्स की सेल्स में ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ये डिपेंड करता है कि सेल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। अब क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एपिथीलियम लेयर की बात कर रहे हैं, तो एपिथीलियम लेयर के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है कि सेल्स आपस में बहुत ज़्यादा चिपकी रहती हैं, जिस वजह से सेल्स के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कॉमन लैंग्वेज में एपिथेलियल टिश्यू को हम किसके नाम से जान सकते हैं, एपिथेलियम के नाम से जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ सिंपल से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि सिंपल चीज़ की हम बात करेंगे, और कंपाउंड से आइडिया लग रहा होगा हम क्लस्टर की बात करेंगे, गुच्छों की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से होता है, वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जो सिंपल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें केवल सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है, किसकी, एपिथेलियल सेल्स की। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स एक सिंगल लेयर में अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। लेकिन यदि हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 2 लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स या मोर देन 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, कंपाउंड टिश्यू का। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बहुत सारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर या तो 2 लेयर का फॉर्मेशन कर दें या कितनी लेयर का फॉर्मेशन कर दें, मोर देन 2 लेयर का फॉर्मेशन कर दें। तो इस प्रकार से जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रकार से जो एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो कौन से होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करेंगे ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एनिमल्स में कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उन्हें हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स लेयर के बेस पर, प्रेजेंस ऑफ सेल्स एपिथेलियल लेयर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि शेप ऑफ सेल के बेस पर जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। तो हम क्लासीफाई करते हैं जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के, स्क्वैमस टाइप के, क्यूबॉइडल टाइप्स के और कॉलमनर टाइप्स के। तो चलिए बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट किए जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों ही टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से हो रहा है। लेकिन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स में जितनी भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी अलग अलग शेप में होती है तीनों टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हम ये पढ़ रहे हैं कि सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं,
उनका फॉर्मेशन जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होकर करती हैं, लेकिन जो सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो अलग अलग टाइप से भी होता है। तो उसी के बेस पर उसके सेल के शेप के आधार पर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। स्क्वैमस टाइप के, सेकंड होते हैं आपके क्यूबॉइडल टाइप के, और थर्ड होते हैं कॉलमनर टाइप के। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक स्क्वैमस टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। इस टाइप के जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, सेल का जो शेप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इस स्क्वैमस टाइप की जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स का शेप होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट शेल शेप होता है इस तरीके से। सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल्स की बात कर रहे हैं तो सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंपल में एक स्क्वैमस टाइप की जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, फ्लैट होती है, एकदम चपटी आकार की। सेल्स जो हैं जब आपस में क्या होती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो उससे जो सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, वो कैसी कहलाती हैं, स्क्वैमस टाइप की कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं ये किसी भी एनिमल की बॉडी में डिफ्यूज़न का प्रोसेस करती हैं, किसी भी एनिमल की बॉडी में डिफ्यूज़न का प्रोसेस करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब है कि जब जो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास मान लीजिए 2 कंसंट्रेशन के जो है क्या है, हमारे पास 2 कंसंट्रेशन के विलयन है, सॉल्यूशन है, तो जो दोनों में ही क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दोनों में ही क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने 2 बीकर ले लिए, दोनों बीकर में ही क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, विलयन प्रेजेंट है, विलयन प्रेजेंट है, और दोनों ही विलयन में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दोनों विलयन में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब डिफ्यूज़न के प्रोसेस में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाने लगते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। दैट मीन्स आप ए बीकर और बी बीकर में कंपेयर करेंगे तो बी बीकर में जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र होता है बी से ए बीकर की तरफ, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि किसी गैस का जो है एक्सचेंज हो या किसी मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो, आदान प्रदान हो, तो उस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न का प्रोसेस बोलते हैं। अब उसी तरीके से इस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम लोग परफ्यूम। जब हम परफ्यूम अपने रूम में लगाते हैं, जब कोई परफ्यूम कमरे में यूज़ करता है तो क्या होता है कि जो परफ्यूम की फ्रेगरेंट होती है, जो खुशबू होती है, वो क्या करती है, बहुत जल्दी रूम से बाहर निकलते ही हमारे पूरे घर में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम रूम में परफ्यूम लगाते हैं तो रूम में परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन बाहर के एरिया में, जो हमारे घर का बाहर का एरिया है, वहाँ पे परफ्यूम का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ की जो कंसंट्रेशन कैसी होती है, लो रहती है। तो जो परफ्यूम है वो जैसे ही हम लोग रूम से निकलकर, जैसे ही परफ्यूम लगा के हम लोग रूम से निकलते हैं तो परफ्यूम का क्या करता है, हमारे हाई कंसंट्रेशन से, मतलब रूम से बाहर की तरफ क्या हो जाता है, तुरंत डिफ्यूज़ हो जाता है, तुरंत फैल जाता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि कोई गैस ट्रांसफ़र हो रही है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। अब हम बात करते हैं एनिमल बॉडी की। तो एनिमल बॉडी में डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एंट्री करता है। हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी में O2 का जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, O2 का जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो स्क्वैमस टाइप की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा ही होता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किस में होगा, ब्लड वेसल्स में होगा। ऑक्सीजन जो हम टेक करते हैं वो कहाँ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में जाती हैं। तो जो स्क्वैमस टाइप की एपिथेलियम लेयर होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। स्क्वैमस टाइप की जो एपिथेलियम
लेयर जो प्रेजेंट होती है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा एयर ट्रैक में प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई में। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है तो कहाँ प्रेजेंट होती है, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारा स्क्वैमस टाइप का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल टाइप के। अब क्योंकि मैंने बताया था कि हमने जो क्लासीफाई किया है किसके बेस पर किया है, सेल की शेप के बेस पर। तो क्यूबॉइडल टाइप की जो सेल शेप होती है वो कैसी होती है, क्यूब शेप होती है। कैसे होती है, क्यूब शेप होती है। मैं यहाँ आप लोगों को बताकर दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। सिंगल लेयर तो होंगी लेकिन क्यूब शेप। क्यूबॉइडल टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं कैसे शेप की होती हैं, क्यूब शेप की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्यूबॉइडियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। इन टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये टिश्यू क्या है, ग्लैंडुलर होती है, मतलब ग्लैंड में जो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसमें उस जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूबॉइडियल टाइप की होती है। इनका फंक्शन और कॉलमनर टाइप की जो एपिथेलियल टिश्यू है उनका फंक्शन दोनों का सेम होता है। दोनों ही फंक्शन करती हैं सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि क्यूबॉइडल टाइप की जो सेल का शेप है वो कैसा होता है, क्यूब शेप होता है, और कॉलमनर टाइप की जो सेल का शेप होता है वो थोड़ा सिलेंडर होता है। इस तरीके से सिलेंडर टाइप होती हैं और थोड़ी कैसी होती हैं, लंबाई में ज़्यादा होती हैं और चौड़ाई में कम होती हैं। तो इस टाइप की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, कॉलमनर टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, क्यूबॉइडल टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल पार्टिसिपेट करती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब शेप होती हैं। लेकिन कॉलमनर टाइप में जो एपिथेलियल सेल पार्टिसिपेट करती हैं वो कैसी होती हैं, सिलेंडर शेप होती हैं, मतलब थोड़ी लंबी होती हैं साइज़ में। इनकी चौड़ाई कैसी होती है, कम होती है। और डिफरेंस क्या है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलमनर टाइप का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। दोनों ही सेल का सेम फंक्शन है, दोनों ही सेल क्या करेंगे, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेंगे, लेकिन दोनों की जो सेल की प्रेजेंस है वो कहाँ है, अलग अलग होती है। जो क्यूबॉइडल टाइप की जो सेल्स एपिथेलियल जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी उनकी डक्ट्स में प्रेजेंट होती है, नलिकाओं में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हमारे नेफ्रॉन जो किडनी का जो पार्ट होता है नेफ्रॉन, उसकी जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की। इसके अलावा जो कॉलमनर टाइप के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें जो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक की आउटर लेयर और हमारे इंटेस्टाइन के आउटर लेयर। सो गाइस, इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं वो कंप्लीट हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो मैं कॉलमनर और क्यूबॉइडियल एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, कभी कभी कुछ एनिमल्स की बॉडी में जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं उनमें एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कभी कभी उनकी आउटर सरफेस पर क्या हो जाती है, सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी उनकी आउटर सरफेस पर इस तरीके से, मान लीजिए ये कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हैं, उनके आउटर सरफेस पर क्या हो जाता है, इस तरीके से सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सीलिया क्या करते हैं कि इनकी आउटर लेयर पे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या कोई भी म्यूकस प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट डायरेक्शन में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि कभी कभी किसी एनिमल की बॉडी में जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर टाइप की जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट थे, जो लेयर प्रेजेंट थी, उनकी अपर सरफेस पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और सीलिया क्या होता है, वो एक लोकोमोटरी पार्ट होता है किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि जिस भी एनिमल की बॉडी में ये सीलिएटेड कॉलमनर या क्यूबॉइडियल लेयर प्रेजेंट होती हैं तो ये इनका फंक्शन ये होता है कि जब एपिथेलियल लेयर पे कोई भी म्यूकस या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आकर इकट्ठा होना शुरू होता है तो ये अपने मूवमेंट से उस सब्सटेंस को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देते हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रैंकियोल में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा एग होता है, जब वो आ जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो उसकी जो एपिथेलियम लेयर होती है वो सिलिएटेड होती है। क्यों, क्योंकि वो आए हुए एग को क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है। कहाँ, हमारे यूट्रस में आए हुए एग को ट्रांसफ़र कर देती है, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देती है। तो वहाँ पर इस टाइप की जो है लेयर पाई जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स की बॉडी में कभी कभी कॉलमनर और क्यूबॉइडल टाइप की जो सिंपल एपिथेलियल लेयर होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। अब क्योंकि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि क्योंकि ये ग्लैंडुलर की बात हो रही है, ग्लैंडुलर की बात हो रही है, डैट मीन्स ग्लैंड की बात हो रही है। तो जहाँ भी ग्लैंड आता है तो इसका मतलब किसी न किसी चीज़ का वहाँ पर सिक्रेशन होगा। तो इस टाइप की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर होती है ये सिक्रेशन का फंक्शन करती हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर होती है ये अलग अलग होती हैं। यूनिसेलुलर में जो गोबलेट सेल्स होती हैं स्टमक के अंदर वो फंक्शन करती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर की तरह। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं फंक्शन करेंगी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तरह, जो होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बक्कल कैविटी में, जो सिक्रेशन करती हैं किसकी, सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक में, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक में जो सिक्रेशन करती हैं म्यूकस का, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी में, जो सिक्रेशन करती हैं किसका, सलाइवा का। इस तरीके से ये कुछ बेसिक पॉइंट थे किसके, सिलिएटेड एपिथेलियम लेयर के बारे में और ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर के बारे में। क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी गॉबलेट सेल्स होती हैं वो किस टाइप की सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यदि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स होती हैं वो कौन सिंपल जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें कौन सा टाइप है, वो स्क्वेमस टाइप का है या कॉलमनर टाइप का है या क्यूबॉइडल टाइप का है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम लेयर की तरह किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो है फंक्शन करती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि बहुत सारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, मोर देन 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो उस टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो कहलाते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, एक तो स्किन को या किसी भी बॉडी पार्ट्स को कवर करने का, प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती है। दूसरा ये कवर करती है स्किन की ड्राई एरिया को, जो हमारी स्किन का जो ड्राई एरिया होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कंपाउंड एपिथेलियल लेयर होती है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सरफेस ऑफ बकल कैविटी पे प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स पे प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जो इनर वॉल होती है किसकी, सलाइवरी ग्लैंड की, उस पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट्स होती हैं जो पैनक्रियास के अंदर होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। इन सभी ऑर्गन्स में, इन सभी स्ट्रक्चर में जो एपिथेलियम लेयर की जो कवरिंग होती है वो किस टाइप की होती है, कंपाउंड एपिथेलियल लेयर की कवरिंग। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की होती हैं एनिमल की बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर, टिश्यूज़ में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो आपस में किसी न किसी जॉइंट के द्वारा कनेक्ट होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और इन टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये सारी की सारी सेल्स, मैंने क्या बताया था कि टिश्यू का फॉर्मेशन कब होगा, जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलेंगी। तो ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं किसी न किसी वजह से।
तो ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में एक जंक्शन के द्वारा क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, एक संधि के द्वारा कनेक्ट होती हैं, जिसे बोलते हैं सेल जंक्शन, जिसे बोलते हैं सेल जंक्शन। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, सेल जंक्शन क्या है कि हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जिस भी सेल्स के बीच जो है प्रेजेंट होगा उसका फंक्शन क्या होगा, वो टिश्यूज़ के अंदर जो सब्सटेंस होंगे कि टिश्यू के अंदर हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट के अंदर टाइट जंक्शन वाला एरिया प्रेजेंट होगा तो उतने एरिया में जो टिश्यू होंगे और टिश्यू के अंदर जितने भी टाइप के सब्सटेंस होंगे उनको बाहर जाने से या उनको बॉडी के बाहर एग्जिट होने से जो रोकने का फंक्शन करता है वो हमारा करता है टाइट जंक्शन। जो एडहेरिंग जंक्शन होता है उसका फंक्शन होता है कि यदि किसी एक ही हम बॉडी पार्ट की बात करें और उसी के अंदर तीनों टाइप के जंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो जो एडहेरिंग टाइप का सेल जंक्शन होता है वो क्या करता है, 2 आपस की जो सेल्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का फंक्शन करता है। किसकी मतलब किस जगह से, उसके साइटोप्लाज्मिक वाले एरिया से। और लास्ट वन इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का फंक्शन होता है कि जब 2 सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उनके बीच आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो, उन सभी का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसकी सहायता से होता है, गैप जंक्शन की सहायता से होता है। तो इस टाइप से जो ये जंक्शन होते हैं तीनों टाइप के, ये हेल्प करते हैं सेल्स को आपस में किसी न किसी रिलेशन से या किसी न किसी काम की वजह से, किसी न किसी फंक्शन की वजह से आपस में कनेक्ट करने का इनसाइड द टिश्यू ऑफ द एनिमल प्लांट बॉडी। ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू का सबसे पहले टाइप का टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप बताए थे मैंने, सिंपल और कंपाउंड। यहाँ हमारा सिंपल और कंपाउंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू की, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते क्या है? कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स की बॉडी के ऑर्गन्स में प्रेजेंट वो टिश्यू होते हैं जो किसी न किसी बॉडी के ऑर्गन को या बॉडी के टिश्यू को आपस में किसी न किसी वजह से कनेक्ट करने का फंक्शन करते हैं। तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एनिमल की बॉडी में सभी जगह पाए जाते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये बॉडी के अंदर किसी न किसी ऑर्गन या किसी न किसी टिश्यू को जोड़ने का फंक्शन करते हैं और जोड़कर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एनिमल्स की बॉडी में किस किस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स की बोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी में जो टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है। जो ब्लड वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स के कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनकी सेल में एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड वाले कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर बाकी सब पार्ट्स के जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं उनमें एक स्ट्रक्चर प्रोटीन को सिक्रेट करने का फंक्शन होता है। एक स्ट्रक्चर प्रोटीन को सिक्रेट करने का फंक्शन होता है और उस स्ट्रक्चर प्रोटीन का नाम क्या होता है? कोलेजन या इलास्टिन। आपसे पूछा जा सकता है कि कोलेजन या इलास्टिन किस तरीके का प्रोटीन होता है? तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। और किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या जो ब्लड के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं वो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रेट करती हैं? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन इसके अलावा चाहे वो बोन्स वाला एरिया हो, चाहे वो कार्टिलेज वाला एरिया हो, चाहे वो एडिपोज वाला एरिया हो, कोई सा भी एरिया हो, कोई सा भी टिश्यू हो, उनकी जो सेल्स होंगी उन सभी में ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन करने का जो है जो टैलेंट है, जो गुण है वो पाया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं ये जो बॉडी पार्ट होती हैं उनको क्या करती हैं? एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। डैट मीन्स उनको
उनको सहारा प्रदान करती हैं। दूसरी बात, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनको जो ऑर्गन होगा या जो टिश्यू होगा क्या करेगी, उनको लचीलापन प्रदान करेंगे। उसके अलावा उनमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसा बॉडी पार्ट होता है या कोई ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनको यदि हम क्या करें, खींच दें, जिनको हम खींच दें, तो खींचने के बाद और यदि हम छोड़ दें तो वो अपनी पुनः जो उनकी पहली वाली स्थिति थी उसमें वापस आ जाएँ। तो जिस भी चीज़ के अंदर ये गुण पाया जाता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। तो ये तीनों ही गुण जो प्रोवाइड करते हैं क्या, स्ट्रेंथ का, फ्लेक्सिबिलिटी का और इलास्टिसिटी का टू द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। तो वो कौन से टिश्यूज़ करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एनिमल टिश्यू में 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक था एपिथेलियल टिश्यू और एक था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी के 2 टिश्यू के बारे में बताऊंगी। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि किसी को भी इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।